बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपने साहित्य के पुस्तक से पाठ 12 हिरोशिमा की आग। ठीक, हिरोशिमा की आग इस पाठ का नाम यानी कि शीर्षक है। और ये शीर्षक क्यों है? क्योंकि पहली बात तो ये जान लीजिए हिरोशिमा क्या है। हिरोशिमा जापान देश का एक शहर है और इसका शीर्षक हिरोशिमा की आग इसलिए है क्योंकि हिरोशिमा शहर पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था और उस वजह से यहाँ पर बहुत अफरा तफरी और आगजनी हुई थी, इसलिए इसका शीर्षक रखा है हिरोशिमा की आग। और ये जो कहानी है ये सत्य घटना पर आधारित है और ये कहानी लिखी गई है तोशी मारुकी के द्वारा, यानी कि इसके राइटर तोशी मारुकी हैं। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, यानी कि 1939 से 1945 तक। ठीक है, अब इस कहानी को जान लेते हैं। इस कहानी में एक छोटी बच्ची है जो अपने माता पिता के साथ हिरोशिमा शहर में रहती है। हिरोशिमा शहर में सारी चीज़ें उस दिन बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे आमतौर पे होता है। लोग अपना काम करते हैं, सुबह का समय है, सूरज निकला है, किरणें हैं, हिरोशिमा की सातों नदियां बह रही हैं, सब कुछ नॉर्मल है। लोग बहुत खुश हैं कि जापान के अन्य जो शहर हैं टोक्यो, ओसाका, नागायो आदि पे हवाई हमले हो रहे हैं। हवाई हमले का मतलब कि एरोप्लेन के द्वारा बमबारी हो रही है। लेकिन हिरोशिमा के लोग इस बात से खुश थे कि चलो वो अभी तक बचे हुए हैं, तो वो भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे थे, ईश्वर को, कि चलो हम अभी ठीक हैं, सुरक्षित हैं। इसके बावजूद लोगों को इस बात का अंदाज़ा था कि बाकी शहरों पे बमबारी हो रही है तो मेरे शहर पे भी हो सकती है, इसलिए उन्होंने पहले से ही हर संभव तैयारियां कर रखी थी कि आग न फैले और लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित हैं। तो उन्होंने पुरानी इमारतों को यानी पुरानी बिल्डिंग्स को गिरा के सड़कों को चौड़ा बना दिया था और जगह जगह आग बुझाने के लिए पानी का प्रबंध किया गया था। लोगों के छिपने के लिए सुरक्षित स्थान बनाए गए थे और हर एक नागरिक जब घर से बाहर निकलता था तो वो हेलमेट लगा कर ही निकलता था और कवच पहन के, यानी कि बॉडी पे एक तरह का सूट पहन के और हेलमेट लगा के निकलते थे ताकि बमबारी वगैरह हो तो वो लोग सुरक्षित रहें। और हर एक व्यक्ति जब भी बाहर किसी काम से निकलता था तो वो अपने साथ एक थैली रखता था जिसमें वो कुछ ज़रूरी दवाइयाँ रखता था, है ना। जैसे वो इसलिए कि अगर वो कहीं बाहर फंस जाए कोई व्यक्ति तो उसके पास कुछ एक दवाइयाँ रहें जो अपने सुरक्षित स्थान पे अपने आप को ठीक करने के लिए काम कर सकें। ठीक है, तो माई नाम था उस बच्ची का जिसकी कहानी बताई जा रही है इसमें। 7 साल की थी माई, 7 साल की थी, वो अपने माता पिता के साथ रहती थी हिरोशिमा में। और वहाँ पे उसका एक कज़न ब्रदर यानी कि उसका चचेरा भाई भी गांव से आया हुआ था। ठीक है, वो अपने साथ खेत की कुछ ताज़ी शकरकंदियाँ लाया था। शकरकंदी बेटा कहते हैं स्वीट पोटैटोज़ को। ठीक है, स्वीट पोटैटोज़ उनको हिंदी में शकरकंदी कहा जाता है। तो माई अपने माता पिता के साथ सुबह सुबह शकरकंदियों का नाश्ता कर रही थी और उसे भूख भी लगी हुई थी और शकरकंदियाँ उसे बहुत पसंद थी। ठीक है, ये सुबह का सीन है कि ऐसा कुछ, यानी कि सभी लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं जैसा कि आमतौर पे रोज़ होता था, ऐसे ही वो दिन भी गुजर रहा था। किसी को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तो ऐसा लगा जैसे हज़ारों बादलों में से एक साथ बिजली गिरी हुई। ठीक है, इस तरह की आवाज़ हुई और बहुत तेज़ आवाज़ के साथ आसमान का रंग बदल गया और आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि जैसे लग रहा था हज़ारों बम गिरे हों, हज़ारों बिजलियाँ गिरी हों। इमारतें हिलने लगी, कांपने लगी और बहुत सारी इमारतें तो ढहने भी लगीं यानी गिरने लग गईं। ठीक है, अब इससे कुछ क्षण पहले ही अमेरिकी वायुसेना के विमान इनोला गे ने हिरोशिमा के ऊपर उड़ान भरी थी। उसने इस विस्फोटक बम को गिराया था। ये कोई साधारण बम नहीं था, ये एक एटम बम था। बम का नाम B-29, विमान के चालकों ने इसका नाम लिटिल बॉय रखा था। ठीक, बम का नाम था B-29। देखिए, यह एक एटम बम था
है ना। बम का नाम B-29 और विमान के चालकों ने इसका नाम लिटिल बॉय रखा था। ठीक, अब अमेरिका की वायुसेना ने ही इस बम को गिराया था, यानी कि वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और उस समय हिरोशिमा के ऊपर 1945 में 6 अगस्त यानी कि 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर इस बम को गिराया गया था। ठीक है, अब बम के विस्फोट से माई जो है वो तुरंत बेहोश होकर गिर गई। कुछ घंटे बाद जब उसको होश आया तो वो देखती क्या है, चारों तरफ सन्नाटा है, आसमान का रंग मतलब दिन में ही बिल्कुल अंधेरा हो गया, क्योंकि वो जो बम गिराया गया था उस बमबारी से जो उसका बारूद था उस वजह से पूरा आसमान बिल्कुल नीला हो गया था। दिन में ही जैसे लग रहा था कि अंधेरा हो गया और बिल्कुल शाम ढल गई हो, है ना। और उसको एक दूर से लाल रोशनी दिखाई पड़ी। कुछ देर बाद उसकी माँ ने उसे आवाज़ दिया और माई ने बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर पड़े हुए लकड़ी के तख्ते को हटाया। तब तक माँ उसके पास दौड़ी हुई आई और उसे अपने से गले से लगा लिया। ठीक है, जापान में लकड़ियों के घर बनते हैं बेटा। तो लकड़ियों के घर बनने की वजह ये होती है कि वहाँ पे भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं, अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं, आए दिन आते रहते हैं, वो उनके जीवन का हिस्सा है। ठीक है, तो वो उसी हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं और वो हमेशा प्रिपेयर रहते हैं इस बात के लिए। इसलिए लकड़ियों के घर बनते हैं कि लकड़ियाँ हल्की होती हैं, अगर किसी तरह का नुकसान भी होता है, घर गिरता है, ढहता है, टूटता है, तो उसके नीचे दब के किसी की मौत ना हो। ठीक है, तो लकड़ी के तख्तों को हटाती है, उसके बाद उसकी वो अपनी माँ के गले से लग जाती है ना। उसके बाद माँ कहती है कि जल्दी करो जल्दी करो, देखो तुम्हारे पिता आग में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। उसके पिता के बदन में आग लग चुकी थी और वो काफ़ी जल गए थे और उसकी माँ परेशान थी, क्योंकि उनको अपनी बेटी माई को भी देखना था और उसके पिता यानी कि अपने हस्बैंड को भी देखना था। तो उनको जो है क्या करती है, वो माई को कुछ देर तक तो माई और माँ आग का भयानक तांडव देखती रही, प्रार्थना करती रही। फिर माँ तेज़ी से लपटों में घुसी और पिता को सुरक्षित निकाल ले। ठीक है, माँ जो है लपटों में घिरे हुए, आग में घिरे हुए, क्योंकि बमबारी होती है तो आग भी लगती है, क्योंकि जहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, सामान है, घर है, लकड़ियाँ हैं, वो भी लकड़ियों के अगर घर हैं तो आग और ज़्यादा फैलती है ना। तो वो आग में उसके पिता जल गए थे, जिनको बचाने के लिए वो भागती हैं और उनको वहाँ से बचा लाती हैं। अच्छी तरह से पिता की हालत का मुआयना करके माँ ने कहा बहुत बुरी तरह से जल गए हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उसकी माँ ने अपने किमोनो के कमरबंद को खोला, है ना। किमोनो एक तरह की, ये देखिए पिक्चर में जो इन्होंने पहना हुआ है इसको किमोनो कहते हैं। ठीक है, किमोनो एक तरह जापानी ड्रेस है जो इसी को किमोनो कहते हैं। तो जापान की एक पारंपरिक वेशभूषा है ये। ठीक, कमरबंद को खोला, उससे अपने पति के यानी कि किमोनो जब उसको पहनते हैं तो उसको कमर के पास एक चौड़ा पट्टी बांधते हैं, उसी को उन्होंने खोला और अपने पति के शरीर पे पट्टी बांध दी। इसके बाद उन्होंने पति को पीठ पे उठाया और माई का हाथ पकड़कर भागने लगी। ठीक है, अब ये यही करती है कि बमबारी होती है और अचानक से सब कुछ, मतलब नॉर्मल लाइफ सब लोग सुबह जी रहे थे सभी लोग, और अचानक से सब कुछ चेंज हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। माई भी घबराई हुई थी, उसकी माँ भी घबराई हुई थी, पिता बुरी तरह से जल गए थे, सभी लोग परेशान थे, है ना। और इतना अचानक से सब कुछ हुआ कि किसी को कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं मिला। अब माँ उसकी कहती है कि भागो नदी की तरफ। सभी लोग नदी की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि हर तरफ अफरा तफरी, हर तरफ आगजनी, हर तरफ इमारतें गिर रही हैं। तो इस तरह के हालात में सबको यही समझ में आ रहा था कि नदी की तरफ ही भागेंगे तो प्राण बच सकते हैं, है ना। तो नदी की तरफ सब भागते हैं और माँ जो है उसके पिता को ले करके भागती है। तीनों जो है तेज़ी से नदी में जाके पानी के अंदर कूद जाते हैं और कूदते समय माँ को माई का हाथ छोड़ देना पड़ता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि मुझे तुम पकड़े रहना, मुझे छोड़ना नहीं, माई जान मुझे कस के पकड़े रहना, माँ चिल्लाती हैं उसकी। ठीक है, और आग से बचने के लिए भागने वालों की लंबी भीड़ थी, सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे, अफरा तफरी मची हुई थी, सभी परेशान थे, कोई जल गया था, किसी को हाथ पैरों पे चोटें आई हुई थी। ठीक है, किसी की आंखें फूल गई थी, क्योंकि उसकी रेडिएशन भी बहुत चूँकि स्ट्रॉन्ग होती है, उसका असर बहुत ख़राब होता है, उन केमिकल्स का असर बहुत ख़राब होता है। इधर उधर सभी लोग भाग रहे थे, भूतों जैसे दिख रहे थे। भूतों जैसे क्यों दिख रहे थे? क्योंकि बारूद ही बारूद हर तरफ था, हर तरफ धुआं धुआं था, वो सब कुछ जो है उस वजह से लोग
परेशान थे, कमज़ोर हो गए थे और धीरे धीरे मुंह के बल ज़मीन पे गिर पड़े। तो बाकी लोग उनके ऊपर गिर गए। अब क्या होता है इसमें, जब अफरा तफरी होती है, हर कोई परेशान होता है और भागता है अपनी जान बचाने के लिए, तो ऐसे में होता ये है कि जो व्यक्ति गिर जाता है उसके बाद उसके ऊपर से भागने वाली जो भीड़ होती है, गिरने वाला अगर उठ नहीं पाता है तो जो भीड़ भाग रही है सभी अपनी जान बचाने के लिए परेशान रहते हैं। किसी को ये दिखता नहीं है कि कोई नीचे भी गिर गया है ना। तो जो लोग गिर जाते हैं वो कुचल जाते हैं बेचारे। माई और उसके माता पिता भी पलायन जारी रखते हैं। पलायन का मतलब किसी जगह को छोड़ के जब हम जाते हैं तो उसको कहते हैं पलायन करना, है ना। वो भी अपना आगे बढ़ रहे थे। माँ उसके पिता को लेकर के आगे बढ़ रही थी और माई को भी बोला हुआ था कि मुझे पकड़े रहना। उसके बाद दूसरी नदी को पार किया। किनारे पहुंचने पे माँ ने पति के शरीर को किनारे पे रखा और खुद उसके पास लुढ़क गई, क्योंकि वो उनको ढोते ढोते भी थक चुकी थी। माई को अपने पैरों के पास कोई चीज़ चलती दिखाई दी, टप टप टप। वो एक चिड़िया थी, नन्ही सी अबाबील, एक छोटी सी बर्ड। कहने का मतलब बेटा कि उस वक्त वो मतलब इतना ख़राब समय था कि उसमें इंसानों से ज़्यादा बुरी हालत तो पशु पक्षियों की थी, है ना। बता रही है कि वो जो छोटी सी पक्षी थी, छोटी सी चिड़िया थी, उसके पंख जल गए थे, वो उड़ भी नहीं पा रही थी, लड़खड़ाते हुए चल रही थी। एक आदमी का शरीर धीरे धीरे नदी में तैरता हुआ जा रहा था। अब ये सब कुछ माई देख रही है, माई की आंखों देखी। यहाँ पे ये लेखक बता रहे हैं कि जो है एक आदमी का शरीर भी उस नदी में बहता हुआ जा रहा था। कहने का मतलब है कि कोई किसी को चोट लगी है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, कोई तकलीफ़ में है, कोई जल गया है। और बहुत से लोग जो मर चुके हैं, वो मरे हुए लोग भी उस नदी के पानी में बहते हुए माई ने उनको देखा, ठीक है। और उसमें जानवर भी बह रहे हैं, उसमें इंसान भी बह रहे हैं। जब माई ने पीछे मुड़ के देखा तो उसे एक कम उम्र की औरत दिखाई दी। वो एक बच्चे को लेकर रो रही थी। अब यहाँ पे इसमें क्या बता रहे हैं, एक माँ को उसने देखा जो अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए हुए रो रही थी और रोते हुए वो यही कह रही थी कि अभी तो मेरा बच्चा दूध पी रहा था, लेकिन अब ये पीता ही नहीं। यानी कि वो समझ चुकी थी कि उसका बच्चा मर चुका था। जब उसका बमबारी के समय जिस तरह के हालात, जिस तरह का सिनेरियो मैं बता रही हूँ बेटा इस कहानी में, उस तरह के सिनेरियो में अच्छे नहीं सरवाइव कर पा रहे हैं उस वातावरण में। तो वो तो नवजात बच्चा था, गोद में दूध पीने वाला बच्चा था, वो कहाँ सरवाइव कर पाता। वो उस गंदी हवा में सांस ही नहीं ले पाया, वो ज़िंदा ही नहीं रह पाया और वो मर गया। इसलिए वो औरत बुरी तरह से अपने बच्चे को अपने कलेजे से चिपकाए हुए रो रही थी। फिर उसके बाद क्या क्या होता है, माई जो है अपनी आँख, देखो 7 साल की बच्ची क्या कुछ घटना देख रही है अपनी आँखों से, उस पर क्या गुजर रही होगी। वो उस औरत को देखती है कि जब वो जान जाती है कि उसका बच्चा मर चुका है, तो वो धीरे धीरे उस नदी में घुसती है और गहरे पानी में चली जाती है और अंत में माई की आंखों से उछल जाती है। कहने का मतलब वो अपने बच्चे के साथ अपने आप को पानी में डुबा देती है। मतलब इतने बुरे हालात थे कि जो लोग ज़िंदा थे वो भी ज़िंदा रहना नहीं चाह रहे थे। बहुत से लोगों ने दहशत की वजह से अपने आप को मार दिया। इस बीच आसमान काला स्याह हो गया, बादल गरजने लगे, है ना। बादल काला स्याह क्यों हो गया, क्योंकि जो बम का जो बारूद था वो सब आसमान में जा कर के ऊपर इकट्ठा हो गया और वो बादल गरजने लगे, यानी कि वो बादल के रूप में लग गया। फिर बारिश होने लगी, है ना। जब बादल की तरह से वो बादल ऊपर इकट्ठा हुआ तो उसके बाद बारिश होने लगी। लेकिन जब पानी जो है स्टीम बनता है तो ऊपर जा कर के, जब पानी जो है स्टीम बन के ऊपर जाता है तो बादल के रूप में वो फिर जब बारिश करता है तो पानी बरसता है, क्योंकि पानी ही स्टीम बन के ऊपर गया है, ठीक है। ये तो आप जानते हैं ना। जब वो पानी है ही नहीं है, वो केमिकल है, वो केमिकल का जब बादल बनेगा तो बादल से पानी नहीं बरसेगा, केमिकल ही बरसेगा, ठीक है। तो माई ये देखती है कि जो बारिश हो रही है वो हवा ठंडी है, मौसम ठंडा है, हवा ठंडी है, ऊपर से गिर रही बारिश एकदम चिपचिपी क्यों थी, क्योंकि वो पानी था ही नहीं, है ना। केमिकल का बादल था और केमिकल ही वहाँ से बरस रहा था, तो उसका रंग भी काला था और वो बिल्कुल चिपचिपा सा था। फिर आसमान में एक इंद्रधनुष निकला, जिससे आसमान की कालिख कुछ कम हो गई। अब रोशनी में मरे हुए जख्मी लोग साफ दिखाई देने लगे, है ना। अब ये कहने का मतलब कि वो स्थिति इतनी ख़राब थी, इतना दुखमय वातावरण था कि उस समय आसमान में बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो लोग मर गए हैं उनकी आत्माएं ऊपर दिखाई दे रही हैं, रोती भी लगती हुई।
अब क्या होता है देखिए, अभी तो हिरोशिमा की कहानी बताई, अब देखिए वहीं पास में एक नागासाकी शहर था, वहाँ पे 9 अगस्त, हिरोशिमा पे 6 अगस्त को गिराया था, नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 के दिन, जिस समय माई और माँ अपने ध्वस्त शहर को देख रहे थे, वो अपने पूरे शहर बर्बाद हो चुका था, वो नदी के किनारे वो सब कुछ देख रहे थे अपनी आंखों से, उसी वक्त जापान का जो दूसरा शहर था नागासाकी, उस पर भी अमेरिका ने एक एटम बम गिराया। वहाँ भी हिरोशिमा की तरह ही वही स्थिति हुई, उसी तरह से बारूद का जो है गुबार हो गया, एक बादल बन गए, उसी तरह से बारिश हुई, बहुत से लोग जल गए, बहुत से लोग घायल हुए, बहुत से लोग मर गए, बहुत से लोगों के घर बार सब तबाह हो गए। मरने वालों में केवल जापानी नहीं थे, अन्य देशों के लोग भी जो वहाँ पे जॉब वॉब करने के पर्पज़ से रहते थे, वो सारे लोग भी उसमें शामिल थे, मरने वालों में और घायल होने वालों में। ठीक है, तो कहने का मतलब है इस तरह का नुकसान, जब जब इस तरह की चीज़ें होती हैं दुनिया में, विनाशकारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, तो उससे नुकसान सिर्फ हमारा नहीं होता है, हम अपने साथ साथ बहुत से लोगों का नुकसान करते हैं, बहुत से लोगों को क्षति पहुंचाते हैं। तो एटम बम ऐसा प्रलयंकारी विस्फोटक दुनिया में पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये फर्स्ट टाइम था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने यूज़ किया था। इसकी तबाही की क्षमता 1000 साधारण बमों के एक साथ फटने से भी अधिक थी। यानी कि 1000 जो नॉर्मल बम होते हैं, साधारण बम होते हैं, उनके वो एक साथ फटे, इससे ज़्यादा शक्ति उस एटम बम के फटने में थी। इससे निकलने वाली विषैली रेडियोधर्मी किरणें, है ना, जिसको रेडिएशन कहते हैं, सालों तक लोगों की बीमारी और मौत का कारण बनेंगी। अब क्या होता है कि मैंने जैसा कि बताया ना कि ये जो परमाणु बम छोड़ा गया था नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर, इसकी जो रेडिएशन होती है ना, रेडियोधर्मी जो किरणें होती हैं, वो इतनी डेंजरस होती हैं बेटा कि बहुत साल तक, मतलब सालों साल तक, यहाँ तक कि उसके बाद की जो दूसरी जनरेशन जो उस समय जी रहे थे, उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई, वो भी वहाँ पे अपाहिज ही पैदा होती थी। वो पूरी तरह से फिज़िकली और मेंटली फिट बच्चे वहाँ पे पैदा ही नहीं होते थे, इतना ज़्यादा उसका असर था। ठीक है, तो यही इसीलिए कहा गया है कि सालों तक लोगों की बीमारी और मौत का कारण बनेंगी, और ऐसा हुआ भी। हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा के लोग एटम बम से मरने वाले लोगों के नाम को कागज़ की लालटेनों पे लिखते हैं। इन लालटेनों को जलाकर हिरोशिमा में बहने वाली 7 नदियों में छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे नदियाँ अपने साथ मरने वाले की यादों की बनी लालटेनें लेके समुद्र में विलीन हो जाती हैं, है ना। विलीन हो जाना यानी कि समा जाना। अब ये कागज़ की लालटेन क्या होता है, आपने दिवाली पे देखा होगा कि बहुत ही लाइट वेट पेपर होता है, उसके अंदर जला करके उसको आसमान में उड़ाते हैं, उसी को कागज़ की लालटेन कहा जाता है। उसी को जला के लोग उस पर अपने जो है जिसके भी जो सगे संबंधी वगैरह गुज़र गए थे उस युद्ध के दौरान, उन लोगों के नाम लिख करके वो उन हिरोशिमा की उन 7 नदियों में वो बहाते हैं, और इस तरह से समुद्र में वो लालटेनें जो है वो विलीन हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। मनुष्य को विनाश नहीं, विकास की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। कहने का मतलब मनुष्य को विनाश की तरफ नहीं, विकास की तरफ प्रवृत्त होना चाहिए। यानी कि हर एक मनुष्य को सोच विचार के किसी कार्य को करना चाहिए, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए विनाश की तरफ नहीं, विकास की तरफ करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो कुछ भी करिए वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। जिससे कोई नुकसान हो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे सबका विकास हो, सबकी डेवलपमेंट हो, सबका फ़ायदा हो, ऐसा ही काम मनुष्य को करना चाहिए। साइंस इसीलिए बना है, विज्ञान इसलिए बना है कि हम सब अपने समाज को, अपने देश को, अपने विश्व को बहुत आगे ले जा सकें, बहुत कुछ सीख सकें, बहुत विकास कर सकें। इसलिए नहीं बना है कि हम मानवता को भूल जाएं और मनुष्यता को पीछे छोड़ दें।